हेलो बच्चों, एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। और ये जो चैनल है एनसीईआरटी फिजिक्स, बार बार बताना पड़ता है मुझे, बिकॉज कई बार कुछ नए बच्चे जुड़े होते हैं वीडियो से। तो ये पूरी तरह से स्कूल को समर्पित है। ये जो स्कूल बेस्ड एग्जाम हो सकते हैं, जैसे नीट और जेई, आप वो भी कह सकते हो। इस पूरे सीरीज में मैं एनसीईआरटी के हेडिंग्स को पिक करता हूं और उसी अकॉर्डिंग, उसी डिटेल में, जैसे जो सिंबल वो यूज करते हैं, कोशिश करता हूं वही सिंबल से मैं आपको पढ़ाऊं। तो पिछले लेक्चर में मैंने इसका पार्ट 1 जो था, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। मैंने बोला था मैं इसे 3 वीडियो में खत्म करूंगा, 2 में थ्योरी और 1 में न्यूमेरिकल, तो शायद 3 में थ्योरी करना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता मैं। और इसमें हम एनसीईआरटी की पूरी हेडिंग को कवर करते हैं। पिछली क्लास में 9.2 तक कवर किया था। आज मैं कोशिश करूंगा ये हेडिंग कवर करूं, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर जिसको कहते हैं, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंसेस, फिर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस यूनिकली, अलग से। तो मेरा बस अगेन आपको बोलना है कि मैं जो एफर्ट करता हूं, आपके लिए लेक्चर तैयार करता हूं, तो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं, अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को बताइए, अपने क्लासमेट्स को बताइए, इससे बेनिफिट उठाएं। ये मेरी लालच है आपसे, अगर आपको पसंद आए तो। अब बेटा, रिफ्रैक्शन जब हम करते हैं, बेसिकली रे ऑफ लाइट जब जाती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, याद रखना ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर रे ऑफ लाइट जा रही है तो सारी की सारी लाइट अंदर नहीं घुस जाती। एक्चुअली कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और कुछ अंदर चली जाती है। तो जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं ये, और जो ट्रांसमिट हो जाती है उसे रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये इंसिडेंट हो ही गया। अब एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एक होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां लिख देता हूं। वो बेसिकली होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला। इनके अकॉर्डिंग, मान लो ये मीडियम 1 है, ये ग्लास स्लैब है, मीडियम 2 है। यहां थोड़ा सा मैंने धुंधला दिखा दिया बिकॉज 3D डायग्राम है ये। उनके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, यहां पे अगेन लिख देता हूं स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n21। किसी बुक में n21 लिखा होता है, किसी बुक में ऐसे n21 ऐसे लिखा जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 1 के कंपेयर में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये हो जाता है। और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब एनसीईआरटी में एन दिया होता है, आईएससी बोर्ड में म्यू दिया होता है, और जनरली मैक्सिमम बुक में म्यू दिया होता है, तो कुछ भी आ सकता है। तो ये एक लॉ हो गया। अब यहां से कई छोटी छोटी चीजें जो बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं भी दी हुई हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की सारी हेडिंग कवर करेंगे, उसी सीक्वेंस में चलेंगे, और थोड़ा थोड़ा ज्यादा भी पढ़ेंगे। बहुत डिटेल भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हां थोड़ा ज्यादा तो पढ़ेंगे। अब बेटा, ये जो n21 है ये होता है 1 अपॉन n12, और n12 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब n21 इंटू n12 इज इक्वल टू 1 होता है। अब कुछ बातें इसमें और हैं, उसको भी देखते हैं। यहां पे बेटा
N21 N12 जो आपने लिखा, ऐसे एक चेन बना सकते हो आप, जैसे 3 मीडियम भी ला दिए आपने, 4 मीडियम भी ला दिए, तो ऐसे एक चेन बन सकता है। छोटी छोटी चीजें मैं और आपको बता दूं, ये मैं पहले डिलीट कर लूं, मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया, एक नया डायग्राम बना लिया। अब आपको स्नेल्स लॉ जो थोड़ा सा और बता दूं, बेसिकली जैसे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, वैसे ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। स्नेल्स लॉ इज बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बेटा, अगर थ्योरी अच्छी रहेगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर पाओगे, अगर थ्योरी क्लियर नहीं रहेगी तो मुश्किल है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहले तो आप लिख सकते हो रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। अब मान लेते हैं कि अच्छा एक लो तो ये हो गया, दूसरा इसमें था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये सारे एक ही प्लेन में होंगे। रिफ्रैक्टेड रे ये सारे एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन के लिए आप चाहो तो एक ऐसे प्लेन ड्रॉ कर लो जो यहां से पास करके जाएगा, ऐसे ये एक प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे अगर आप ड्रॉ करो तो ये आपको मिल जाएंगी तीनों चीज। ऐसे ऐसे एक सीट, पेपर की सीट ले लो, उसको इससे पास करा दो, ऐसे ये प्लेन हो जाएगा। ऐसे ऐसे काट दो तो तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। तो ये रूल था इसका। अब एक चीज और मान लो, अगर तुम्हें 3 मीडियम मिल जाए तो लिखने का तरीका 3 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आप लिख सकते हो 3 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो कई बार इसको चेन बनाने के लिए, अब मान लो इफ एयर इज स्टैंडर्ड रेफरेंस, एयर को रेफरेंस ले लो, तो N21 को अगर N लिखते हो, बिकॉज 2 का मीडियम अपॉन 1 का मीडियम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर कर लो, आज कॉन्सेप्ट तुम्हारे में क्लियर कर देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसे आप N2 अपॉन N1 भी लिख सकते हो। तो अगर एयर का रेफरेंस ले लिया तो N1 इज 1 हो गया, तो बेटा आप N लिख सकते हो, N21 N, ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर आप N21 N लिखे हो तो 1 2 का, अब ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, आई एम सॉरी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 1 अपॉन N हो जाएगा। फॉर्मूला ये ले लो, फॉर्मूला यहां लिखा है लेकिन इसको लिख देता हूं। N21 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, यानी N2 अपॉन N1। और अगर तुम्हें N12 लिखना हो तो N1 अपॉन N2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, you'll get 1। ये इतना डिटेल में आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेयर में? 1 के कंपेयर में। 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेयर में? 2 के कंपेयर में। अगर स्टैंडर्ड ले लिया जाए एयर को 1 N1, तो N2 अपॉन N1 में ये 1 और N2 और N21 को, N2 को मैं N ले लेता हूं, N1 को 1 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन देता हूं, ये डायग्राम थोड़ा सा स्पेस में रख ले रहा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। जनरल डेफिनेशन में अगर साइन आई अपॉन साइन आर N2 1 है, इसको मैं N2 अपॉन N1 लिख देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। आई क्या है? 1 मीडियम में, आई क्या है? 1 मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 लिखा। आर क्या है? एंगल 2 मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 लिखा मैंने, N2। तो N1 साइन आर आई, आई एम सॉरी, इज इक्वल टू N2 साइन आर। N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर।
N1 ये है, I ये है, N2 ये है, R ये है। इससे क्या पता चला? N1 इंटू साइन I इज कांस्टेंट। और डिटेल में लिखना चाहो तो लिखो N1 साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन I2। कोई जरूरी थोड़ी है रिफ्रैक्शन को R से ही रिप्रेजेंट करे। अरे यार, रिफ्रैक्शन को तुम कुछ भी रिप्रेजेंट करो, लिख दो। तो यहां से अगर मैं N साइन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखता हूं, देखो बेटा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो A भी कॉन्स्टेंट होता है। XY इज इक्वल टू X1 Y1 इज इक्वल टू X2 Y2, तो XY कॉन्स्टेंट। याद करो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो N इंटू U न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट कॉन्स्टेंट थी, तो यहां पे ये कॉन्स्टेंट हो गई। यानी आप लिख सकते हो साइन I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस I विल डिक्रीज। जरा समझो इसको, बिकॉज इस क्लास को बायो ग्रुप वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, जेई ग्रुप वाले बच्चे भी देख रहे होंगे। आप साइन थीटा की जरा वैल्यू सोचो। साइन थीटा में साइन की वैल्यू अगर 0 लोगे, आई की वैल्यू, तो साइन 0 0 होता है। साइन की वैल्यू 30 ले लो तो हाफ होता है, हाफ यानी 0.5। साइन की वैल्यू 45 डिग्री ले लो तो 1/√2। 1/√2 की वैल्यू क्या होगी? 1/1.414। तो ये इसकी वैल्यू हाफ से थोड़ी ज्यादा आ रही है, यानी 0.5 से ज्यादा आ रही है। ऐसे ही बिकॉज 1/2 है और 1/1.24 है, मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं, बिकॉज बायो ग्रुप के बच्चा हमारा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैथ्स ग्रुप के बच्चे तो बिंदास, उनको कोई टेंशन नहीं है। ये लेक्चर इसको भी नहीं हटा सकता, यहां लिख देता हूं साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ यानी 0.5, साइन 45 स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहा हूं 1/√2 यानी 1.414 होता है, या 1.414 ही होता है। हाँ, अब इसको अगर सॉल्व करो तो कितना आता है? 7 के आसपास लिख दो, इसी के आसपास, थोड़ा ज्यादा हुआ। फिर साइन 60 डिग्री, √3/2, √3 1.712/2। अब ये 0.85 समथिंग हो गया। 90 डिग्री ले लूं तो 1 हो जाता है। यानी साइन का जब थीटा बढ़ता है तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, थीटा बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है। तो थीटा घटेगा तो वैल्यू घटेगी, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। साइन की वैल्यू बढ़ती है तो थीटा की वैल्यू बढ़ती है, या उल्टा बोलो, थीटा बढ़ती है तो साइन बढ़ता है। तो अगर n ज्यादा होगा तो साइन की वैल्यू कम होगी, n ज्यादा होगा तो साइन की वैल्यू कम होगी, और साइन की वैल्यू कम होगी तो i भी कम होगा। n कम होगा तो साइन की वैल्यू ज्यादा होगा, साइन ज्यादा होगा तो थीटा भी ज्यादा होगा उसका, यानी i भी ज्यादा होगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n बोलो। और यहां पे आप कह सकते हो जब n बढ़ता है तो साइन i घटता है, और साइन i घटता है तो i भी घटता है। एंड व्हेन n घटता है तो i बढ़ता है। इसका एक बड़ा कंक्लूजन है, आपने इसको रोक के वीडियो नोट कर लिया होगा। एक दो पॉइंट इसका मैं बताता हूं आपको। एक बड़ा कंक्लूजन ये है, देखो बेटा, हायर वैल्यू ऑफ म्यू यानी n इज नोन एज डेंसर मीडियम। हायर वैल्यू ऑफ n इज नोन एज डेंसर मीडियम। कंपैरेटिवली लोअर वैल्यू refractive index is known as rarer medium. High value of n denser medium, lower value of n rarer medium होता है। तो अब मैं जो कंक्लूजन दे रहा हूं वो आपको हेल्प करेगा। आप देख सकते हो एयर से, ये एयर है ऊपर, ये मैंने एयर मान लो ले लिया है,
वहां से मैं ग्लास में जा रहा हूं, ये ग्लास है मान लो, तो एयर और ग्लास को कंपेयर करो तो यू विल फाइंड ग्लास इज डेंसर एंड एयर इज रेयरर। हाई डेंसिटी डेंसर, लोअर डेंसिटी उसके कंपेयर में रेयरर। तो अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है तो ये एंगल कम हो रहा है। डेंसर यानी एन बढ़ गया, एन बढ़ गया तो उसका आई कम होगा यानी एंगल कम होगा। दोनों का प्रोडक्ट सेम कांस्टेंट है ना, तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। उल्टा अगर होता, यहां से उस पार भेजा जाए तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कुछ चीजें और क्लियर करता हूं मैं आपकी, मजा आएगा आपको, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। जो एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं है एनसीईआरटी में, वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहां पे दूंगा। इस प्रोसेस में कई कई बार कुछ चीजें मिट जाती हैं। इसको मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। इस चीज को, ये एनसीईआरटी का पार्ट था, मैंने लिख लिया कि मुझे भूले ना। वैसे मैंने एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखी है, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इसमें रेफरेंस के लिए रखी है, कोई हेडिंग छूटे ना। और उसी सीक्वेंस में मुझे पढ़ाना है जिस सीक्वेंस में आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। अब एनसीईआरटी फिजिक्स को दोबारा लिख दूं, भाई यही तो अपना बेस है। अब आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ, ब्लैक पेन यूज करता हूं बेटा, इफ रे ऑफ लाइट moves from a rarer medium to denser medium, it bends towards normal. If it moves from denser medium to rarer medium, हैवी से कम की तरफ जा रहा है, हैवी से कम की, ये कम हो गया तो म्यू अगर कम हो गया, एन कम हो गया तो आई बढ़ जाएगा। आई बढ़ने का मतलब इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जरा एग्जाम्पल देख लो, ये 1 है एयर, ये एन है। तो अगर रे ऑफ लाइट जा रही है, ये नॉर्मल है बेटा, आई देखो आर कम हो गया टूवर्ड्स नॉर्मल। ऊपर वाला रेयर है, नीचे वाला डेंसर है। एक और एग्जांपल, ये डेंसर है, ये डेंसर है पहला वाला, और ये रेयर है दूसरा वाला। अब एक रे ऑफ लाइट जा रही है, ये नॉर्मल, इट मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। रेयर से डेंसर गया, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है? ये चीज मैंने लिख भी दी। मीडियम रेयर से डेंसर जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक और बात, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? रिवर्सिबिलिटी होगी बेटा, उल्टा सिचुएशन पे भी ये सही है, उल्टा सिचुएशन पे भी ये सही है। तो जरा इमेजिन करो, जब तक मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, आप इमेजिन करो रिवर्सिबिलिटी क्या होगी। रिवर्सिबिलिटी होती है, मान लो ये N2 है, ये N1 है, मान लीजिए N1 ये डेंसर है, ये रेयर है, ऐसे हुआ, ये थीटा पे भेजा और अल्फा पे आ गया। अब रिवर्सिबिलिटी ये होती है बेटा कि अगर यही चीज
N1 और N2, यानी ये डेंसर ये रेयर। अगर मैं रे ऑफ लाइट को अल्फा पे भेजूं, अल्फा पे भेजूं तो बाहर निकलेगा ये थीटा पे, ऐसे। मतलब इधर से जाएगा तो सेम पाथ फॉलो करेगा। 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया तो इधर जब 30 भेजोगे तो 60 पे ही निकलेगा, 30 भेजोगे तो 60 पे ही निकलेगा। तुम्हारा अगर उलट दो सिचुएशन, ऐसे भी N1 ऊपर लिख दो डेंसर को, N2 नीचे लिख दो रेयर को, और रे ऑफ लाइट आप लाओ अल्फा पे, तो ये थीटा पे निकलेगा, ऐसे थीटा पे निकलेगा। तो ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो गई। ये पूरे ऑप्टिक्स में वैलिड है। कॉपी करिए इसको, फिर इसको डिलीट करके चीज बताता हूं जो अगली हेडिंग में आपके। रिवर्सिबिलिटी था, उस पर हम लोग थोड़ा वर्क करते हैं। हेडिंग बिल्कुल आपके एनसीईआरटी की है। लेटरल नॉर्मल शिफ्टिंग। लेटरल शिफ्टिंग क्या होगा, नॉर्मल शिफ्टिंग क्या होगा, नॉर्मल व्यू क्या होगा। मान लो एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं हम। ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम है। अच्छा, जो डेंसिटी है इसको मास डेंसिटी से कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक में भी इसका क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है। मास डेंसिटी अलग बात है। कई बार जो चीजें ऑप्टिकल डेंस होती हैं वो मास वाइज रेयर होती हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। तो मास डेंसिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ऑप्टिकल डेंसिटी। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये डेंसर मीडियम है, ग्लास मान लो, ये मान लो 2 है, ये इधर 1 है, इधर भी 1 है। तो एक रे को मैंने भेजा, देखना ध्यान से, मान लो ये रे गई है ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, बिकॉज डेंसर में गई, बाहर रेयर है, तो बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है बेटा। मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर। अगर ये आर है और यहां से तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो बेटा ये भी तो आर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, दोनों का नॉर्मल आपस में पैरेलल, तो अल्टरनेट एंगल। अब तुम ग्लास से एयर में जा रहे हो तो रिवर्सिबिलिटी है। एयर से ग्लास में आए तो आई से आर, ग्लास में आर है तो एयर में आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये ज्यादा तो नहीं हो गया, थोड़ा सा हो गया, मुझे लगता है टेढ़ा हो गया, आप लोग सही कर लेना। अब अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता बेटा तो ये रे तो बिंदास इस रास्ते अपने चली जाती है, ऐसे ऐसे। ये ओरिजिनल डायरेक्शन हो गया, ये फाइनल या शिफ्टेड डायरेक्शन। इनके बीच में जो शिफ्टिंग होती है ना, ये इसे हम लेटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। इसका डेरिवेशन मैंने जेई और नीट वाले में किया, यहां नहीं किया। यहां पे हम स्ट्रिक्टली एडहेयर करेंगे किसके साथ, एनसीईआरटी के साथ। तो ये लेटरल शिफ्टिंग होगा। नॉर्मल शिफ्टिंग में भी बेटा, अब नॉर्मल पढ़ेंगे, उसमें भी 2 केस होगा। केस 1 नॉर्मल व्यू। मान लो ये ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब जनरली डेंसर का एक अच्छा एग्जांपल है। वाटर ले लो, वो भी डेंस है। तुम लोग को एक चीज और बता दूं, भले ही एनसीईआरटी में वहां डायरेक्टली इस टाइम नहीं दिया हुआ, एन वाटर या म्यू वाटर जो मैंने बोला, एयर के कंपेयर में 4/3, म्यू ग्लास एन ग्लास 3/2, एन एयर या म्यू एयर, इसे हम वैक्यूम भी बोल सकते हैं। वैक्यूम का तो 1 होता है बेटा, एयर का भी क्लोज टू 1 मान लेते हैं। अब नॉर्मल व्यू मान लो। नॉर्मल व्यू का मतलब क्या हुआ, आप सामने से देख रहे हो, आपकी आंख ये। अब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जो रे सीधी वाली एक रे तो सीधे आ जाएगी और चली जाएगी और नहीं बताएगी। बाकी सारी रे जो किनारे यहां से पास करेंगी वो इसके व्यू को उठा देंगी। कैसे उठाएंगी, मुझे डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा स्पेस तुम्हें देना पड़ेगा।
अब तुम सोचोगे यहां की जो व्यू है ये कैसे देखेगा, लेकिन उतना अप्रॉक्स मानते बिल्कुल बगल वाली रे है, लेकिन मुझे दूर करके दिखाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है, बाहर रेयर है, तो आई अगर ये है तो रेयर में जा रहा है तो इट विल मूव अवे। तो ऐसे ही इधर भी एक रे मान लो। हालांकि बेटा इस बंदे को इतनी दूर वाली रे नहीं दिखती, बिल्कुल पास वाली, देखो ऐसे पॉइंट बनाया यहां से, मुझे समझाने के लिए आपको ये ड्रॉ करना पड़ रहा है। ऐसे मान लो आई आर ऐसे, आर ऐसे। अब इन दोनों को लगेगा रे यहां से आ रही है, ये इमेज होगी, ये रियल डेप्थ है, और आई से यहां तक ये एपरेंट डेप्थ है। H is real depth और स्मॉल h is apparent depth। अगर कोई शिफ्टिंग बोले, नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ, तो रियल में से शिफ्ट यानी कितना ऊपर उठ गया, कितना ऊपर या नीचे चला गया। तो अब इसकी वैल्यू तो तुम्हें पढ़ाई नहीं गई है, ये मैंने अपने वीडियो में बताया है जो जेई और नीट वाली। तो आपके लिए फॉर्मूला मैं दे देता हूं, H जो आएगा H अपॉन N होगा, ये N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N या म्यू, तो H माइनस H बाई N, ये हो गया। ये तो नॉर्मल व्यू था बेटा। अब आ जाते हैं ऑब्लिक व्यू, किनारे से कहीं से। ऑब्लिक व्यू, ऑब्जेक्ट वैसा ही है, ये मान लो इसकी डेप्थ है h, सेम सिचुएशन, डेंसर बाहर रेयर है, ऑब्जेक्ट ऐसे गई, आई डेंसर से रेयर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहां पे जो देखने वाला है उसको लगेगा रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो वो इसकी डेप्थ ये देखेगा, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, फॉर्मूला बता चुका हूं, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग जो होगी वो एपरेंट शिफ्टिंग ही होगी। तो आई होप आपने लेटरल एंड नॉर्मल शिफ्टिंग देख लिया। लेटरल एंड नॉर्मल शिफ्टिंग के बाद थोड़े मोड़े एग्जांपल्स और बच्चों के लिए हैं, ये पहले कॉपी करो, फिर इसको हटा के उसको लिखूंगा। अब एक मस्त एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मस्त एग्जांपल का मतलब हुआ कि आप डेली लाइफ में ऐसा एग्जांपल फील करते होंगे। अर्थ है, अर्थ के ऊपर आप हैं। अब आप इतने बड़े नहीं है ऐसा मत सोचना, बिकॉज अर्थ इतना बड़ा और आप इतने बड़े, इसका रेडियस 6400 और आप उसके आधे के 3200 किलोमीटर के, आप ऐसा नहीं है 3200 किलोमीटर, ऐसा एज्यूम किया मैंने। ये अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का। ये थोड़ा डेंसर माना जाता है, हल्का सा मॉइस्चर वॉइस्चर मान लो है, और ये डेंसर हो गया, ऑप्टिकली डेंसर हो गया। ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मान लो। किसी टाइम इवनिंग के टाइम में सन यहां आ गई ऐसे, इसकी जो रेज आ रही है, मान लो एक रे एग्जांपल लिया, ऐसे आ रही है, तो ये रेयर मीडियम है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल इसकी तरफ बेंड हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डायग्राम और क्लीन करने की कोशिश करता हूं। ये ऐसे आया, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा चेंज नहीं होता,
तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब इसको लगेगा कि ये रे यहां से कहीं से आ रही है, तो इसको सन यहां दिखने लगेगा। एपरेंट पोजीशन ऑफ सन। थोड़ा सा और आप हाइपोथेटिकल ले लें तो ज्यादा बेंडिंग दिखा दो तो ऐसे कर सकते, बट बहुत ज्यादा शिफ्टिंग नहीं होती एक्चुअल में। तो रियल ये एपरेंट पोजीशन ऑफ ये एक्चुअल पोजीशन। और भी बहुत सारी एग्जांपल। स्विमिंग पूल में जो आपको गहराई दिखती है वो एक्चुअल नहीं होती, वो कम होती है, उठी हुई होती है। एपरेंट डेप्थ आपको कम दिखता है। तो कई बार स्विमिंग पूल के सामने आपको नोटिस भी लगा मिलेगा जिसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो एक्चुअल में अपीयर कर रहा है, इट इज नॉट द करेक्ट डेप्थ, दैट करेक्ट डेप्थ मे बी हायर देन द एक्चुअल वन, विजिबल वन। वो एक हो गया। आप पेन को पानी में डिप करिए, थोड़ा टिल्टेड दिखेगा। तो ये सारी चीजें रिफ्रैक्शन की ये बदौलत है, और रिफ्रैक्शन वो भी रेयर से डेंसर की बदौलत है। तो ये रिफ्रैक्शन के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आप लोग की बुक में। अब हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, बड़ा हेडिंग था ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर नेचुरल टेक्नोलॉजी, और ये भी इसके बाद में करवाने वाला हूं, तो ये अच्छे से आप कॉपी करिए। ये जो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये इतने काम का है कि समझ सकते हो आप। जब कहते हैं ना एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट हो। तो अगर मैं नीट और जेई की बात करूं या सिमिलर एग्जामिनेशन जो 12th बेस्ड है, 12th फिजिक्स बेस्ड है, उसमें टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पढ़ तो रहे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में भी अगर रिफ्लेक्शन होने लगे तो समझ लो उसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आपको दिखाता हूं। हम लोग एक डेंसर मीडियम लेते हैं, हम लोग एक ऑप्टिकल डेंसर मीडियम लेते हैं जो मे बी कोई ग्लास हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 1 मीडियम है, ये 2 मीडियम है। 2 मीडियम इज डेंसर एंड 1 मीडियम इज रेयर। तो मान लो एक रे लिया मैंने ऐसे, अगर मैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस इससे भेजूं रे, तो I0 बिकॉज नॉर्मल के अलॉन्ग जा रहा है तो R0 होगा। बट अगर मैं एंगल थोड़ा बढ़ा दूं, I1 कर दूं, तो ये R1 हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर मैं I2 कर दूं तो ये R2 हो जाता है। देखो ना, बढ़ रहा है, डेंसर से रेयर जाने में एंगल बढ़ रहा है। इस बढ़ने के प्रोसेस में बेटा, इस बढ़ने के प्रोसेस में एक एंगल ऐसा मिलेगा आपको जिसे आप क्रिटिकल एंगल बोल सकते हो, IC या थीटा सी, जहां पे ये 90 डिग्री पे निकलेगा, ग्रेज करता हुआ निकलेगा। ये ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस है। इसके बाद अगर तुम रे भेजोगे तो ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगा। I4 विल बी I4। तो इसके बाद वाला सरफेस, इसके बाद वाला सरफेस इट विल बिहेव लाइक अ मिरर, इट विल बिहेव लाइक अ मिरर, मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो अब हमें यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो मुझे बाय स्नेल्स लॉ एट, मान लो ये C हो गया, साइन IC अपॉन साइन 90, उधर 90 है, इज इक्वल टू N/1। अब यहां पे साइन IC
इज इक्वल टू N21। दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, गड़बड़ लिख गया, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में। बिकॉज हम लोग देखो यहां ऐसे लिखते हैं, 2 में गए हम तो याद करो N2 साइन I ये मान लो 2 है तो I2, N1 साइन ये 1 है तो मान लो I1। अब बेटा N2 को N2 रहने देते हैं, साइन I2 को IC, N1 हमारे लिए मान लो N1 ही है थोड़ी देर के लिए, ये 90 डिग्री, तो साइन 91 हो गया। साइन IC इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, तो ये N12 होगा। यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, N12 होगा। N12 को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन N21, 1 अपॉन N21, तो IC इज साइन इनवर्स 1 अपॉन N21। अब N12 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to refractive index of 2। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये एयर कर दूं मैं और ये एन कर दूं कोई डेंसर मीडियम, तो ये 1 अपॉन एन हो जाएगा। तो यहां से क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1 अपॉन एन हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब बाहर एयर हो, इधर कोई मीडियम हो। अदरवाइज क्या लिखोगे आप? 1 मीडियम यानी रेयरर मीडियम का अपॉन डेंसर मीडियम का। रेयरर का छोटा होगा, डेंसर का बड़ा होगा। देखना 1 से छोटी आनी चाहिए, 1 से वैल्यू छोटी आनी चाहिए N12 की। N21 उल्टा हो जाएगा उसका, समझ गया? तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 2 याद करने का सबसे बढ़िया तरीका 1 ऊपर 2 नीचे, दैट्स ऑल। 2 1 को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका 2 ऊपर 1 नीचे, ये याद कर लो, भूलेगा ही नहीं। और 1 2 1 के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में 1 का, 2 1 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिस्पेक्ट में, यानी वो नीचे रहेगा, उससे हम कंपेयर करते हैं। तो ये आप कॉपी करिए, फिर इसके हम एप्लीकेशंस देखते हैं। अब बेटा आपकी बुक में ये जो मैंने अभी 2 और ये 2 लिखा, ये 1 लिखा, जनरली हम लोग डेंसर को 2 लिखते हैं, तो आपकी बुक में ये उल्टा दिया हुआ है, तो वो भी बता दूं मैं। ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 1। अगर ऊपर वाला 2 दिया हुआ है, नीचे वाला 1 है, तो आप ये इक्वेशन आप इसको लिखो, दोनों लिखो। याद सिर्फ करके काम नहीं चलता, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना। मैं तो चाहूं तो एक ही कर दूं, बट जनरली हम लोग डेंसर को 2 लिखते हैं, रेयर को 1 लिखते हैं। लेकिन यहां उल्टा दिया हुआ है बुक में, तो हमें वही पढ़ना है जो बुक में है। तो ये जो डेंसर मीडियम है 1 है, रेयर 2 है, तो मैं लिखूंगा ये डेंसर मीडियम का एंगल है, क्रिटिकल एंगल। अब ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, देखते रहो। तो जो 1 है N1 साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन I2। ये 2 देखो ध्यान से, N1 के साथ क्रिटिकल एंगल है और N2 के साथ 90 डिग्री है। अब जो क्रिटिकल एंगल है आ जाएगा N2 अपॉन N1, इसे आप लिख सकते हो N21, N21। तो यहां से भी मैं लिख देता हूं वही चीज 90 डिग्री। दोबारा मैंने लिखा IC यानी क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल है 2 मीडियम, सॉरी 1 मीडियम में, और 90 डिग्री है 2 मीडियम में। तो यहां पे आप लिख सकते हो N21। N21 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन N12, N12। अब N21 क्या होगा बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ऊपर 1 नीचे। आंसर वही आएगा। आंसर कैसे चेंज हो जाएगा? 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर है 1 का 2, तो 1 अपॉन एन, आंसर वही आएगा। लिखने का तरीका गलत हो गया, मतलब गलत नहीं, चेंज हो गया।
ये हो गया। तो अब एक और एग्जांपल मैं लेके आया हूं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, क्रिटिकल एंगल 48.75, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव एंगल 1.52। देखो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है क्रिटिकल एंगल कम हो रहा है, यानी रिफ्लेक्शन जल्दी हो जाएगा, जल्द कम एंगल पे ही। क्राउन ग्लास 41 डिग्री, डेंस फ्लिंट ग्लास FLINT 1.62 है तो और कम हो गया, डायमंड और कम हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम हो जाएगा अगर आई बढ़ेगा, या उल्टा बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया अगर आई कम हुआ। उल्टा बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आई डिसाइड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने लगा आई घटने लगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर चलो घटने लगा आई बढ़ने लगा। तो ये प्रोसेस आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, जितना ज्यादा आई उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हम लोग देखेंगे। तो अब जरा बेटा इंस्ट्रूमेंट्स कुछ क्या क्या, कहां कहां इसका, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, वो देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये प्रिज्म मान लो ऐसे ग्लास का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो ग्लास में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्पेशल टाइप का ग्लास होता है जिसे आप डायमंड कहते हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 2.42 समथिंग होता है, तो काफी ज्यादा। इसलिए उसके लिए रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल काफी कम होता है। इतना कम होता है कि आप थोड़े भी एंगल पे भेजो तो रे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है। तभी आप देखते हो अगर एक डायमंड लिया जाए उसमें कोई भी लाइट भेजोगे तो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, मतलब उसके अंदर कई बार लाइट घूमती रहती है, इसलिए डायमंड चमकता है। तो डायमंड जो आपको ब्राइट दिखता है, उसमें मल्टीपल चारों तरफ ग्लिम्स दिखते हैं, वो बिकॉज ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक डायमंड लिया, डायमंड में 24-28 डिग्री का टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल होता है। ये 90 लिया, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो अगर मैं दो पैरेलल रेज भेजूं, ऐसे एक भेजूं 90 डिग्री पे नॉर्मल होगा तो ये 45 डिग्री होगा। अब 45 डिग्री इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल, 45 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड। मान लो ये डायमंड है तो इसका डायमंड का क्रिटिकल एंगल तो लेस देन 30 डिग्री होता है, तो मैंने 45 डिग्री पे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगा, ऐसे आ जाएगा। ऐसे कोई और रे भेजो वो भी ऐसे बाहर आ जाएगा, बिल्कुल पैरेलल जाएगा, पैरेलल आएगा, यहां पे आ जाएगा बिकॉज यहां 0 डिग्री है। सिमिलरली ऐसे मान लो 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, 45 डिग्री, यहां पे आप रे भेजो 45 पे टकराएगा, ऐसे आ जाएगा। नहीं, फिर ये इधर देखो 45 ये भी 45 पे टकराएगा, ऐसे आ जाएगा। ये भेजो ऐसे आ जाएगा। यहां पे अगर तुम भेजो, मान लो एक पैरेलल रे ऐसे 90 डिग्री पे भेजते हो, ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। ये 90 डिग्री पे ये कोई वैल्यू, ये वैल्यू मान लो ये डायमंड है तो उससे क्रिटिकल डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सारे डिमोन्स्ट्रेट करके देख सकते हो। एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा आपने, जिसके जरिए 3G 4G 5G नेटवर्क हम लोग देते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आजकल फेमस नेटवर्क होगा, उनके ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं सड़कों के नीचे। पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह पहुंच गया ऑप्टिकल फाइबर। इससे घरों में लीज लाइन कनेक्शन दिया जाता है। लीज लाइन से इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज आती है, बहुत हाई MBPS की आप घरों में सप्लाई ले सकते हो, तो उसके थ्रू इंटरनेट पास कराया जाता है। इसमें सिग्नल्स जाते हैं, और बेटा तुम्हें जान के हैरानी होगी, एक ऑप्टिकल फाइबर जो मिली में जिसका रेडियस होता है, उसके अंदर लाखों सिग्नल्स एक साथ मूव कर सकते हैं बिना किसी के ओवरलैप हुए। यही तो टेक्नोलॉजी की बात है। तो ऑप्टिकल फाइबर में एक हाईली डेंस मीडियम होता है, इसके ऊपर कोर है, ये क्लैडर है, उसके ऊपर प्लास्टिक का या रबर एक होता है, जो इंसुलेटेड रबर का एक लेयर होता है। तो यहां पे हम जब रे किसी भी एंगल पे भेजते हैं, यहां टकराता है वो, तो ये है लो, जो बीच में हमने हैचिंग की है, ये लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ये हाई, तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है और ऐसे ये ट्रेवल करता रहता है।
पूरा ट्रेवल करेगा, 100 रेज भेज दो सब ट्रेवल करेगा। ऐसा सेट किया जाता है, किसी भी एंगल से भेजोगे तो रिफ्लेक्ट करेगा, कितनी भी रेज भेजो सब एक दूसरे से ऐसे रिफ्लेक्ट करते आगे बढ़ती रहती है। तो ये तो रहा ऑप्टिकल फाइबर। एक और इंसिडेंट होता है मिराज का। गर्मियों में क्या होता है, कोई भी मान लो ये पेड़ है, यहां से रेज आ रही है, ऐसे रेज आ रही है, नीचे आके जैसे ऊपर नीचे टेम्परेचर बढ़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n घटता है। तो यहां से आके कई बार यहां से रिफ्लेक्ट होके इसके आंखों पे जाता है। ऐसे मान लो रेज ऐसे वेरी करता है, बेसिकली इसके आंखों तक जाता है। इस बंदे को लगता है रे यहां से आ रही है, तो इसकी इमेज यहां बन जाती है, ये समर्स में। तो इसे मिराज कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, यहां पे रे रिफ्लेक्ट होके इसके आंखों पे चली गई और इसको यहां पे दिखा के एक इमेज बन गई। रिफ्लेक्ट होने का मतलब ही होता है मिरर की तरह काम करना। तो मिराज में जो सरफेस है, ग्राउंड अर्थ है, वो एक तरह से मिरर बन जाता है, या अर्थ के ऊपर का एक लेवर। अब कभी और गर्मी में जाओ तो ऐसे चमक आती है रोड पे ऐसा लगता है पानी बिछा हुआ है, तो वो इसी का इफेक्ट है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन का। समर में जाओ आप, डेजर्ट में जाओ तो वहां पे आपको ऐसे लगेगा कि एक मिरर रखा हुआ है और कोई भी पेड़ पौधा उसकी इमेज दिखेगी आपको। तो ये पूरा का पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल्स है। और ऐसे केसेस के बाद जो न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स होंगे वो आपकी बुकलेट के जो एग्जांपल्स होंगे वो मैं जब कराऊंगा न्यूमेरिकल्स तो उसमें कवर करूंगा। तो ये नोट करिए, अभी हमने ये पार्ट कर लिया, ये पार्ट कर लिया, ये पार्ट कर लिया। अब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड लेंसेस और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का एक केस करेंगे। इसका एक केस करना है हमें, इसको कॉपी करिए आप। अभी तक बच्चों हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा था प्लेन सरफेस पे। प्लेन सरफेस एक बहुत छोटा सा पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कर्व सरफेस पे। प्लेन सरफेस पे भी अभी कुछ बचा हुआ है जो प्रिज्म है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें चलना है इस पूरे लेक्चर में। तो अगला हेडिंग है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंसेस। तो आज का जो हमारा कंसीडरेशन है, आखिरी हेडिंग, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इसमें हम लोग बेटा कर्व सरफेस, इस कर्व है तो ऑफकोर्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर है, चाहे आप कॉनकेवनेस बाहर हो जिसे हम कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, कॉनकेवनेस अंदर हो जिसे हम कॉनकेव सरफेस बोलते हैं, इनके भी रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो नेचुरली एक मीडियम हल्का होगा, एक मीडियम हैवी होगा, या एक हैवी होगा दूसरा हल्का होगा, डिफरेंस इन मीडियम होगा। तो जब डिफरेंस इन मीडियम होगा तो रे एंगल जो है रे की वो नॉर्मल्स की तरफ जाएगी या अवे जाएगी। तो इसको हम एक स्पेशल केस लेते हैं जिसमें हम लोग डिराइव करेंगे, और डेरिवेशन आपको आना जरूरी है बिकॉज ये एनसीईआरटी में है और ये मैक्सिमम स्कूल बुक में सारे बोर्ड में है और ये स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। तो मान लो ये सिचुएशन है, ये मैं मान के चल रहा हूं एक स्फेरिकल सरफेस है, ऐसे ऐसे, ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट मान लो, इसका रेडियस है, ऑब्जेक्ट मैंने लिया O, ये रे गई, पैराक्सियल रेज यहां भी होगा, मान लिया I है ये, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल है, N ये है, ये नॉर्मल है, ये 1 मीडियम है, ये 2 मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अब आपको पता है रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल इन डेंसर मीडियम, यहां आके टकराया, प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां भी आके टकराएगा वो पोजीशन इमेज कहलाएगी, वो पोजीशन इमेज कहलाएगी। ये R हो गया। तो इतना आप कॉपी करिए। अब O
O से M का डिस्टेंस है U, ये M का C से डिस्टेंस है R, M का I से डिस्टेंस है V। कुछ बातें देख लेते हैं। पैराक्सियल रेज है, M से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, M से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये बिल्कुल M के बगल में आएगा। लेट इट बी M डैश, M डैश मान लेंगे हम। अब कुछ हम लोग लिखेंगे I और R में रिलेशन। थीटा बहुत छोटा है, थीटा एंगल आर वेरी स्मॉल, इधर N1 इधर N2 बाय स्नेल्स लॉ N1 साइन I, N2 साइन R। ठीक है बेटा, ये हो गया। थीटा बहुत छोटा है, एंगल्स आर वेरी स्मॉल का मतलब होता है कि वेन एवर यू सी साइन थीटा यू जस्ट राइट थीटा, और टेन थीटा देखो तो वहां भी थीटा लिख दो। थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा सब बराबर होते हैं, और थीटा बहुत छोटा होता है तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा 1 होता है। थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आप रख लो। साइन थीटा थीटा के बराबर, थीटा टेन थीटा के बराबर, कॉस थीटा 1 के बराबर। अब साइन थीटा थीटा के बराबर तो N1I इज इक्वल टू N2R, इक्वेशन 1। अब कुछ ट्रायंगल्स देखते हैं, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री देखते हैं। ये जो एंगल है, इस एंगल और इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं अगर लिखना चाहूं I इज इक्वल टू एंगल MO, आई एम सॉरी ये N है, NO M प्लस एंगल NCM। I इन दोनों एंगल का बराबर है, ये थीटा के बराबर है। अब इसे मैं 2 लिख देता हूं। अब जरा tan एंगल NOM लिखो, NOM। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है MN। अब तुम M डैश और M को सेम मानना, बिकॉज अपेरचर छोटा है, अपॉन बेस, बेस है बेटा MO। tan थीटा थीटा होता है इज इक्वल टू एंगल NOM, तो एंगल NOM की वैल्यू आ गई। tan थीटा को थीटा लिख दिया, ये थीटा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में आपको पता है जैसे लिखा हमें वैसे लिखना चाहिए एग्जामिनेशन में, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस एंगल को हम अल्फा बीटा गामा लिख देते हैं तो इसको हम बोलेंगे NOM एंगल, इसको बीटा मान लो लिख दिया तो NCM एंगल बोल देंगे। तो tan ऑफ एंगल NCM ये होगा परपेंडिकुलर, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर MN है, बेस है MC, इज इक्वल टू एंगल NCM। ये भी आ गया आपको। नाउ फ्रॉम 2 में पुट करो तो I इज इक्वल टू आया NOM, NOM है MN अपॉन MO, NCM है MN अपॉन MC। इसे 3 इक्वेशन लिखो। तो अब मैंने I को एक्सटीरियर लिया, इसका और इसका। अब जरा दूसरा थोड़ा ज्योमेट्री लगाओ, कोई टफ नहीं है, 10वीं 9th का है ये। अब ये एक्सटीरियर है इसका और इसका, ये एक्सटीरियर है इसका और इसका, देखो ना ये एक्सटीरियर है इसका और इसका। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं एंगल NCM इज इक्वल टू एंगल R प्लस NIM, एंगल NIM। तो एंगल R इज एंगल NCM प्लस एंगल NIM।
आर की वैल्यू, ये इक्वेशन मैं लिखता हूं 4। अब एनसीएम देख देते हैं। एनसीएम तो यहां है, थीटा छोटा है तो tan थीटा थीटा हो जाएगा, इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस mn अपॉन mc। अब NIM भी लिख लेते हैं, tan ऑफ tan थीटा, tan ये वाला NIM, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर mn, बेस है बेटा mi। अब 4 में पुट करो ये वैल्यूज, फोर में आर, एनसीएम mn अपॉन mc, NIM mn अपॉन mi। अब मेरे को आई मिल गया, मेरे को आर मिल गया, मैं पुट करूंगा 1 में। पूरे डायग्राम को कॉपी करिए आप, पूरे डायग्राम को कॉपी करिए और देखिए जरा एक बार। अभी देखिए फिर से, आई इसका एक्सटीरियर एंगल है, यह एंगल कहलाएगा NOM। tan NOM इज इक्वल टू NOM, बिकॉज थीटा बहुत छोटा है, डायग्राम में बड़ा दिख रहा है, मजबूरी है मेरी, छोटा बनाऊंगा दिखेगा नहीं आपको। tan NCM इज इक्वल टू NCM, NCM परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही tan NIM, इन सबको मैंने डिफाइन किया, इन्हीं तीनों का यूज हुआ है। अब मुझे इनकी वैल्यूज को, यानी ये जो R और I की वैल्यू है, I की वैल्यू यहां रखी, R की वैल्यू यहां रखी, इनको मुझे 1 में पुट कर देना है। तो थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूं, अगर आपने नहीं नोट किया तो इसको स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक के आप देख सकते हो। यहां हटा देता हूं, कुछ और क्लीन किया जा सकता है, मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। सिंस N1 I कितना है, Mn कैंसिल हो गया, MO क्या है माइनस यू, MC क्या है प्लस आर, MI क्या है प्लस बी। पुट करो, MO इज माइनस यू, MC इज प्लस आर, MC इज प्लस आर, MI इज प्लस बी। अब इसको हमें रीअरेंज करना है। अब ऊपर वाला स्पेस खाली हो गया, वहां पे मैं लिखूंगा, इसका यूज अब खत्म हो गया, यानी ये अब यहां से हम खाली कर सकते हैं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर आ जाए आपको तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। M की जगह N लिखो, P लिखो, Q लिखो, A लिखो, B लिखो, C लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं कैरी कर रहा हूं, ये मान लो 6 है, फ्रॉम 6 माइनस N1U प्लस N1R इज इक्वल टू N2 अपॉन R माइनस N2V। V ये इसको एक तरफ कर दो, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, N2 माइनस N1 अपॉन R। ये फॉर्मूला हो गया, ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला।
N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। कंप्लीट कॉपी करिए और दोबारा लिखिए इसको, रजिस्टर बंद करिए और लिखिए, डायग्राम बनाइए, रजिस्टर बंद करिए और लिखिए इसको। अब मैं सजेस्ट करूंगा बेटा आप लोग एक, ये तो कॉन्वेक्स सरफेस है, इधर से एक कॉनकेव सरफेस लेके भी सॉल्व करो आप लोग। कॉनकेव सरफेस में डायग्राम इधर हो जाएगा, ये कॉनकेवनेस मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। ऑल्दो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट कॉनकेव सरफेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये कॉन्वेक्स सरफेस है। तो कॉनकेव सरफेस भी जरूर आप ट्राई करना, क्योंकि जितना रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो जब क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो नेचुरली इंपॉर्टेंट है। ये मान लो N2 मीडियम है, ये N1 मीडियम है, ये और नॉर्मल ये हो गया, ये I है। रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो रे इधर बेंड हो गया। जब ये इधर बेंड होगा R, तो नेचुरली इधर इमेज बनाएगा। थोड़ा आप डायग्राम इस एंगल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो टू गेट द क्लियर पिक्चर। मैं भी कर देता हूं, ये सब आपके हाथ में होता है यार। रेडियस छोटा ले लो तो ये जो बेंडिंग होगा आपको I यहां दे देगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ध्यान देना। ये I, ये R। अब वर्चुअल इमेज है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये N है, ये M है, ये R, ये V, ये U। ये 1 मीडियम रेयरर मान लो, 2 मीडियम डेंसर मान लो। अब ट्राई करना, इससे भी वही आंसर आएंगे। तो आई एम श्योर ये जो चैप्टर पार्ट 2 था, ये आपको एग्जैक्टली स्कूल लेवल पे समझ में आ गया होगा। एक बार और प्रैक्टिस करिएगा। न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं एनसीईआरटी में, ये मत सोचना कि लेवल इजी है तो एनसीईआरटी आता है यार, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कुछ एडवांस लेवल के, जेई एडवांस्ड, तो आप ये मत सोचना कि आपको आसान होगा। ये थ्योरी ये दिया है, न्यूमेरिकल्स बड़े लेवल पे, तो आई होप वो भी मैं कराऊंगा और आपको मजा आएगा। जरूर इसको बेटा रिकमेंड करना दोस्तों को अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।